हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बॉर्न ओपनहीमर अप्रॉक्सीमेशन जो आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी में आता है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको समझने के लिए मैं आपको पहले कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखो, आप सब लोगों ने ये सुना होगा और ये पढ़ा होगा कि एटम जो रहता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस रहता है और इधर आउटर मोस्ट जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है उसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं राउंड दिस न्यूक्लियस। और इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस रहता है वो मैनी थाउजेंड टाइम्स हेवियर रहता है, यानी वो भारी रहता है, हेवी रहता है देन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये अगर आपको समझ में आता है, ये चीज़ अगर आपको पता है तो फिर मैं आपको बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन इजीली समझा सकता हूँ। ठीक है, बॉर्न और ओपनहीमर इन दोनों ने एक अप्रॉक्सीमेशन दी, यानी इन्होंने एक एजम्पशन दी कि हमें ये एज्यूम करना चाहिए। इनका कहना है कि अगर आप कोई भी मॉलिक्यूल लेंगे या एटम लेंगे, उसमें न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप कंसिडर करेंगे, उनका मोशन कंसिडर करेंगे, तो न्यूक्लियस का जो मोशन है वो बहुत ही कम रहता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर ये मोशन कम है तो फिर इसकी वजह से, क्योंकि ये बहुत हैवी रहता है न्यूक्लियस, तो इसकी वजह से हम ये कंसिडर करते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो उस टाइम पे न्यूक्लियस स्टैटिक रहता है। यानी या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है इट इज़ वेरी मच फास्टर देन दैट ऑफ न्यूक्लियस। तो ये जो मूवमेंट है इस पे न्यूक्लियस का कोई असर नहीं पड़ता, या मैं बोलूँगा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, जब मूव करता है तो न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस ये स्टैटिक यानी रुका हुआ स्टैटिक, ये हम एज्यूम करते हैं क्योंकि न्यूक्लियस की मोशन इलेक्ट्रॉन की मोशन के मुकाबले में बहुत ही कम रहती है। समझ में आया? अब अगर हम बात करेंगे मॉलिक्यूल्स की, मॉलिक्यूल में देखो, मॉलिक्यूल इस तरह रहता है। मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल है, इसमें न्यूक्लियस है यहाँ पे एटम्स के दरमियान और एटम्स के बीच में, और इनके बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन जब ये मूव करेगा या ये ट्रांजिशन करेगा, इट गोज फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइट स्टेट, यानी जब ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो ये अप्रॉक्सीमेशन कहती है कि इससे न्यूक्लियस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? अब दूसरी बात, अब अगर मॉलिक्यूल में, इस मॉलिक्यूल में बॉन्ड स्ट्रेचिंग होती है, यानी न्यूक्लियस दूर दूर जाते हैं या नज़दीक आते हैं, तो इसका कहना है कि उससे इलेक्ट्रॉनिक मोशन पे या इलेक्ट्रॉन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एज्यूम करता है ये कि इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस ये एक दूसरे के बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। यानी इसका मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है उसके लिए जो एनर्जी लगती है वो अलग है, उसको अलग कंसिडर करना चाहिए, और जो वाइब्रेशंस के लिए एनर्जी लगती है, यानी वाइब्रेशनल एनर्जी, उसको अलग ट्रीट करना चाहिए क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है। और तीसरा जो है, ये मॉलिक्यूल रोटेट भी कर सकता है ना, ऐसे रोटेट करेगा तो इसमें एनर्जी लगती है, या ये जो रोटेशन के लिए जो एनर्जी रहती है उसको हम कहते हैं रोटेशनल एनर्जी। तो फिर ये रोटेशनल एनर्जी भी इन इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी और वाइब्रेशनल एनर्जी से बिल्कुल अलग है, इंडिपेंडेंट है। इसी तरह से अगर मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह जाता है, मतलब ऐसे ट्रेवल करता है, तो हम ये कहेंगे कि ये जो मॉलिक्यूल ट्रेवल करता है ये ट्रांसलेशन कर रहा है, ये ट्रांसलेट कर रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, और इसके लिए जो एनर्जी लगती है उसको हम बोलेंगे ट्रांसलेशनल एनर्जी। समझ में आया? तो मैं ऐसा बोलूँगा फिर, एक मॉलिक्यूल में जो एनर्जी रहती है, टोटल एनर्जी, वो हमें होगी बराबर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल एनर्जी के बराबर, क्योंकि ये सभी एनर्जी जो ये इंडिपेंडेंट है, यानी ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो इसलिए इन सब का समेशन टोटल एनर्जी के बराबर आता है। समझ में आया? और अब अगर मैं बात करूं क्वांटाइजेशन की, तो ये जो एनर्जी लेवल्स है ये वाली, दीज आर क्वांटाइज्ड, यानी इनका ये एनर्जी लेवल 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। इस तरह से वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल 1 2 3 4 5, ये भी 1 2 3 4 5, ये 1 पॉइंट, इनमें से कोई भी 1.5 1.2 या 1.1 नहीं हो सकता।
बिकॉज दीज आर नॉट कंटिन्यूस। लेकिन जब हम इसकी ट्रांसलेशन की बात करते हैं, ट्रांसलेशन एनर्जी की, तो ये जो ट्रांसलेशन है ये कंटिन्यूस होता है, समझ में आया ना, ये कंटिन्यूस होता है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो इट इज़ नॉट क्वांटाइज्ड। तो फिर हम ये जो ट्रांसलेशन एनर्जी है ये इससे फिलहाल ड्रॉप कर देते हैं। तो हमारे पास में जो क्वांटाइज्ड टोटल एनर्जी रहती है वो बराबर रहती है ई इलेक्ट्रॉनिक प्लस ई वाइब्रेशनल प्लस ई रोटेशनल, ठीक है। तो ये भी बॉर्न ओपनहीमर का एक अप्रॉक्सीमेशन है। और एक बात आपको मालूम होनी चाहिए, अगर हम इतना तो पढ़ ही लेते हैं, इसको बिल्कुल कूल माइंड से सोचना, अगर इतना पढ़ ही लेते हैं तो हम एक और बात इसमें डिस्कस करेंगे। इन सभी एनर्जी, ये जो 3 एनर्जीज मैंने यहाँ पे कही, इनमें सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में लगती है, इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था, है ना। सबसे ज़्यादा एनर्जी लगती है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में, तो सबसे ज़्यादा रहती है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। इसके बाद में वाइब्रेशनल एनर्जी की बारी आती है, दूसरे नंबर पे आती है। तो सबसे लास्ट में आती है यहाँ पे रोटेशनल एनर्जी, यानी सबसे ज़्यादा एनर्जी लगती है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में, उसके बाद में वाइब्रेशनल ट्रांजिशन, उसके बाद में रोटेशनल ट्रांजिशन, और सबसे लास्ट में आती है किस ट्रांजिशन में, ये अगर मैं बात करूँ ई ट्रांसलेशनल एनर्जी में। हालांकि इसको हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करते क्योंकि इट इज़ नॉट क्वांटाइज्ड, तो इसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। समझ में आया। तो ये समझ में आया बॉर्न ओपनहीमर अप्रॉक्सीमेशन क्या है। तो फाइनल टच में ये मैं बोलूँगा कि बॉर्न ओपनहीमर अप्रॉक्सीमेशन में आप कंसिडर करते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तब न्यूक्लियस स्टैटिक रहता है, यानी इलेक्ट्रॉन का और न्यूक्लियस का कुछ लेना देना नहीं है मोशन में। और ये बात भी बोलूँगा मैं, जब न्यूक्लियस मूव करेगा यानी वाइब्रेट करेगा तो ये भी इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के इंडिपेंडेंट होगा, यानी जब ये वाइब्रेट करेगा, जब ये वाइब्रेट इधर उधर करेगा तो उससे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए या नहीं पड़ता। तो आपको ये समझ में आया। तो आपको मैं बताऊं कि ये जो लॉ है, ये जो ये लॉ नहीं, अप्रॉक्सीमेशन है, ये एक एजम्पशन है। ये एजम्पशन दी थी बॉर्न और ओपनहीमर ने, मैक्स बॉर्न ने दी थी और थॉमस ओपनहीमर ने। तो ये दिया था हमने 1927 में। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। और शॉर्टकट में है लेकिन, यानी कंसाइज है लेकिन पूरा है, ठीक है। इतना ही इंफॉर्मेशन इसमें है, ठीक। चलो अभी तक के लिए इतना ही, बाय।